हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारी सर्विस मार्केटिंग की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, इम्पैक्ट ऑफ एलपीजी ऑन सर्विस सेक्टर इन इंडिया। जो हमारा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन आया था 1991 के बाद, उसका सर्विस सेक्टर, इंडिया के सर्विस सेक्टर पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। लेकिन हम टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। तो आइए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है इम्पैक्ट ऑफ एलपीजी ऑन सर्विस सेक्टर इन इंडिया। एलपीजी का इंडिया के सर्विस सेक्टर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी जिसको हम लोग बोलते हैं, आपको पता ही होगा, इसी को हम लोग एलपीजी बोलते हैं, आर प्रोड्यूसिंग अ ट्रेमेंडस इम्पैक्ट ऑन ऑल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, जिसका एक बहुत 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 ट्रेमेंडस मतलब बहुत एक बड़ा चेंज, बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमें देखने को मिला था इकोनॉमी के हर सेक्टर को। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलरली सर्विसेज सेक्टर को मिला है, नहीं, हम यहाँ बात ना करेंगे सर्विस सेक्टर्स को, बट एलपीजी का जो इम्पैक्ट था वो हर सेक्टर्स के इकोनॉमी के लिए बहुत बहुत बड़ा चेंज लेके आया था। Particularly on the service sectors, liberalization of the economy is aimed at increasing growth of the economy and producing better standards of living। ठीक है, और आप सिर्फ और सिर्फ अगर सर्विस सेक्टर की बात करो तो लिबरलाइजेशन से क्या हुआ था, लिबरलाइजेशन से इस सेक्टर्स की, सर्विस सेक्टर्स की ग्रोथ हुई थी। और क्या हुआ था, इसने एक बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों के रहने सहने का तरीका भी बहुत बदल दिया था, मतलब बहुत अच्छा कर दिया था। नेक्स्ट है हमारा ग्लोबलाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग। लिबरलाइजेशन ने क्या किया, लोगों के स्टैंडर्ड्स को चेंज किया और इकोनॉमी को ग्रोथ किया। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अ पार्ट ऑफ सम सिस्टम दैट ऑपरेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड और इन मैनी कंट्रीज। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, एक ऐसा पार्ट होता है, ठीक है, मतलब एक, जो भी आप किसी भी सिस्टम का पार्ट बन सकते हो जो ऑल ओवर इंडिया में चल रहा हो या बहुत सारी कंट्रीज़ में चल रहा हो, आप उन सब में से किसी का भी पार्ट बन सकते हो, यही हमारा ग्लोबलाइजेशन बोलता है। दिस इज़ डन बाय ब्रिंगिंग वास्ट चेंजेस इन द नेचर ऑफ पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर। ठीक है, ये सब कैसे हुआ था, क्यों, क्योंकि पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स में, उनके नेचर्स में बहुत ज़्यादा चेंज किया गया था। ठीक है, बदलाव लाए गए थे। द इकोनॉमी इज़ मेड एक्सेसिबल टू ऑल इंटरप्रेन्योर एंड मोनोपोलीज डिसअपियर। ठीक है, जो इकोनॉमी था, जो हमारा मार्केट था, उसको हर किसी के लिए, हर इंटरप्रेन्योर के लिए, मतलब हर बिजनेस के लिए खोल दिया गया, सबको उसमें आने या जाने की परमिशन थी। और जो मोनोपोली थी, मतलब अगर किसी एक सेक्टर पे किसी एक का दबाव है, जिसको मोनोपोली बोलते हैं, उसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, डिसअपियर कर दिया गया। द कंज्यूमर enjoys a wide choice as the best goods and services compete in the market। जिसकी वजह से क्या हुआ, कस्टमर्स को बहुत अलग अलग वाइड वेराइटीज़ और बहुत ज़्यादा चॉइसेस मिलने लगे, क्योंकि गुड्स और सर्विसेज की क्या होने लगी, मार्केट में कंपटीशन बढ़ने लगी। तो अगर हम जानते हैं कंपटीशन बढ़ती है तो क्या होता है, बेनिफिट तो कंज्यूमर का ही होता है, क्योंकि कंज्यूमर को ज़्यादा चॉइसेस मिलते हैं, उसके पास ज़्यादा अल्टरनेटिव्स होते हैं। With the suppression of monopolies, फेयर कंपटीशन टेक्स ओवर। ठीक है, जैसे ही मोनोपोली ख़त्म हुआ, कम किया गया, सप्रेशन मतलब मोनोपोली को हटाना या दबाना, वैसे ही क्या हुआ, मार्केट में एक सही तरीके से कंपटीशन शुरू हुआ। ठीक है, विच ग्रेटली इन्फ्लुएंस द सर्विस बीइंग ऑफर्ड। जिसने क्या किया, सर्विस को एक अच्छा मतलब मोटिव दिया, मतलब लोग क्या करने लगे, सर्विस को ऑफर करने लगे। अब है नेक्स्ट प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन इज बोथ इंडक्शन ऑफ प्राइवेट ओनरशिप इन पब्लिक इंटरप्राइजेस और इंडक्शन ऑफ प्राइवेट मैनेजमेंट एंड कंट्रोल इन द पब्लिक सेक्टर्स इंटरप्राइजेस विदाउट द चेंज ऑफ ओनरशिप। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन का मतलब आप लोगों को पता ही है, इसमें क्या हुआ था कि प्राइवेट ओनरशिप, हमने क्या किया था, प्राइवेट ओनरशिप हम प्राइवेट ओनरशिप भी देने लगे थे। जो पब्लिक इंटरप्राइज थे उसमें भी प्राइवेट ओनरशिप को अलाउ कर दिया गया था, और प्राइवेट उसको, उस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, और उनको ओनरशिप भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
तो इसमें 3 काम हुए। पहला तो हुआ ओनरशिप ट्रांसफ़र, दूसरा हुआ मैनेजमेंट ट्रांसफ़र और तीसरा हुआ मार्केटाइजेशन। ठीक है, इन तीनों चीज़ों को हम अलग अलग टॉपिक्स में समझने की कोशिश करेंगे कि ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं। ठीक है, ओनरशिप ट्रांसफ़र क्या होता है? द मेजर्स टेकन वेयर full or partial transfer of owner of public enterprise is undertaken leads to privatization। ठीक है, इसमें क्या हुआ, ऐसे स्टेप्स लिए गए, ऐसे मेजर्स लिए गए जहाँ पे पूरा या तो पूरा का पूरा शेयर्स प्राइवेट के नाम कर दिया जाए, या तो उसमें से कुछ जैसे 50% शेयर, 49% शेयर, फुल या पार्शियल ओनरशिप क्या कर दी गई, ट्रांसफ़र कर दी गई पब्लिक इंटरप्राइज को। ठीक है, higher the proportion of transfer of ownership to the individual or corporate sector, the greater is the degree of privatization। ठीक है, और जितना ज़्यादा मतलब जितना ज़्यादा शेयर आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, ओनरशिप ट्रांसफ़र कर रहे हो, उतना ज़्यादा आप किसी इंडिविजुअल को ट्रांसफ़र करो, किसी कॉरपोरेट को करो या किसी कॉरपोरेट सेक्टर को करो, उतना ही ज़्यादा उसको क्या माना जाएगा, प्राइवेटाइजेशन माना जाता था। प्राइवेटाइजेशन कैन बी डन थ्रू ओनरशिप ट्रांसफ़र इन द फॉलोइंग फॉर्म्स। ठीक है, अब प्राइवेटाइजेशन कैसे किया जाता था, तो ओनरशिप कैसे ट्रांसफ़र की जाती थी, तो ओनरशिप इन फॉर्म्स में ट्रांसफ़र की जाती थी। पहला होता था टोटल डीनेशनलाइजेशन, दूसरा होता था जॉइंट वेंचर और तीसरा होता था लिक्विडेशन। ठीक है, टोटल डीनेशनलाइजेशन मतलब आप पूरी तरीके से किसी प्राइवेट सेक्टर को आप अपना ट्रांसफ़र दे दो, या आप जॉइंटली काम करो, या लिक्विडेशन मतलब कि अगर कंपनी रन नहीं करा पा रही है तो आप पूरी तरीके से उस कंपनी को ख़रीद लेना, ये होने लगा था। ठीक है, या री इन्वेस्ट करना, इस तरीके से काम होने लगा था। नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट ट्रांसफ़र। मैनेजमेंट ट्रांसफ़र में क्या होता था, दिस डज नॉट इन्वॉल्व ओनरशिप ट्रांसफ़र, द ऑप्शन अवेलेबल टू ट्रांसफर मैनेजमेंट राइट टू द प्राइवेट सेक्टर्स आर। ठीक है, इसमें क्या होता था, आप वो लोग क्या करते थे, कंपनी के ओनरशिप को नहीं ट्रांसफ़र करते थे। ठीक है, वो लोग वहाँ आपको मैनेज करने का राइट दे देते थे प्राइवेट सेक्टर्स को कि आप इस कंपनी के मैनेजमेंट में पार्ट ले सकते हैं, इसको मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि लीजिंग, फ्रेंचाइजिंग और सब कॉन्ट्रैक्टिंग। ठीक है, लीजिंग रेंट पे देना, फ्रेंचाइजिंग करना और सब कॉन्ट्रैक्टिंग करना। ठीक है, इन सब चीज़ों में का पार्ट बन जाते थे प्राइवेट सेक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मार्केटाइजेशन। मार्केटाइजेशन में क्या होता था, दिस इज़ इंटेंडेड टू इंजेक्ट द स्पिरिट कमर्शलाइजेशन एंड मार्केट डिसिप्लिन इन पब्लिक इंटरप्राइजेज, मेजर टेकन टू ब्रिंग अबाउट मार्केटाइजेशन आर। ठीक है, इसका इंटेंट क्या था कि आप मार्केट को एक डिसिप्लिन में लाओ, पब्लिक इंटरप्राइज को बढ़ाओ, ये था। ठीक है, उसको कमर्शलाइज करो। तो इन सब चीज़ों के लिए जो मेजर्स, जो स्टेप्स लिए गए, वो स्टेप्स क्या थे, वो स्टेप्स था, पहला स्टेप हमारा क्या था, इंट्रोडक्शन ऑफ इंसेंटिव पेमेंट नॉट ओनली द ब्लू कॉलर वर्कर्स बट टू द वाइट कॉलर एम्प्लॉयर्स ऑल्सो। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, वो लोग इंसेंटिव देने लगे। ठीक है, इंसेंटिव पेमेंट करने लगे, सिर्फ ब्लू कॉलर को ही नहीं, वाइट कॉलर एम्प्लॉय को ही। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ब्लू कॉलर एम्प्लॉय कौन होते हैं, जो कि हैंड वर्कर्स होते हैं। ठीक है, जो लेबरर्स होते हैं, और वाइट कॉलर जो टाई शर्ट ये सब में पड़ते हैं, जो मैनुअल वर्क नहीं करते हैं। तो वो लोग क्या करने लगे, दोनों लोगों को इंसेंटिव देने लगे ताकि मार्केट में क्या हो, उनका मार्केट बढ़े। ठीक है, और कमर्शलाइज हो, allowing private sector to enter into those area which are specifically reserved for public sector। next उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्राइवेट सेक्टर्स को उस जगह भी एंटर करने दिया, वो फॉर्म में भी एंटर करने दिया जो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर्स के लिए रिजर्व रहते थे। ठीक है, उन्होंने वो सेक्टर्स भी प्राइवेट सेक्टर्स के लिए ओपन कर दिया और उनकी एंट्री लेने लगे। थर्ड उन्होंने क्या किया, अलाउ अ पब्लिक इंटरप्राइज टू एक्वायर इनपुट अक्रॉस द मार्केट इंस्टीड ऑफ प्रोड्यूसिंग इट फ्रॉम विद इन इट सेल्फ बाय कॉन्ट्रैक्टिंग आउट। ठीक है, पब्लिक इंटरप्राइज को भी क्या कर दिया गया, ये बात अलाउ कर दी गई कि आप क्या कर सकते हो, कहीं भी पूरे मार्केट से आपको जो लेना हो वो ले सकते हो, आप सिर्फ और सिर्फ उसको अकेले में ही प्रोड्यूस करो, ऐसा कुछ नहीं है। आप पूरे मार्केट से क्या कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, आपको जहाँ जैसे करना हो। By insisting that the public enterprise should go the capital market for capital fund, exceptions being made for non-commercial projects। ठीक है,
ये भी इंसिस्ट कर दिया गया कि जो पब्लिक इंटरप्राइज है वो कहीं भी जा सकती है मार्केट में और फंड्स क्या कर सकती है, रेज कर सकती है। एक एक्सेप्शन था कि नॉन कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के लिए भी एक्सेप्शन बीइंग मेड, एक्सेप्शन बनाया गया नॉन कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के लिए, ठीक है। द सर्विस मार्केट हैज़ गॉन ग्लोबल with service market in the online e-commerce services, airline services, financial services industries etc. is surpassing all boundaries and it continuously developing, ठीक है। और इस वजह से क्या हुआ, जो सर्विस मार्केट हुआ वो पूरे ग्लोबली क्या हुआ, बहुत फैला, मतलब ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत फैला। और जैसे ई कॉमर्स जैसे प्लेटफॉर्म बन गए, एयरलाइन सर्विस स्टार्ट हो गई, फाइनेंशियल सर्विस स्टार्ट हो गई, और क्या हुआ, उसने जिस सारी बाउंड्रीज जो होती है उसको क्रॉस कर दी और वो आज भी क्या कर रहा है, डेवलप ही कर रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू।